हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये पार्ट 6 है हमारी टॉप 500 सीरीज का। तो बेसिकली जिनको नहीं है पता, मैं फटाफट से बता देती हूँ। तो हम लोगों ने पहले 25 लेक्चर्स किए हैं इकोनॉमी के कवर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझा है, डिटेल में इसको कवर किया है। और जब मैं आपको ये करा रही थी ना, मैंने आपको उसी टाइम कहा था कि मैं सिर्फ आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगी ही नहीं, बल्कि मैं आपको प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो हमने ये किया, इसके बाद हमने एक रिवीजन वीडियो किया, जो बेसिकली अगर आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो सारा और एक ही वीडियो में मतलब सब कुछ हो जाए, इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो वो जो रिवीजन वीडियो है वो 2 पार्ट्स में है आपका। तो इकोनॉमी का रिवीजन वीडियो पार्ट 1, इकोनॉमी का रिवीजन वीडियो पार्ट 2। इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी क्वेश्चंस कराऊंगी, तो वो हमने किया। हमने 2016 से लेके 2025 तक, यानी कि पिछले 10 सालों में जो भी आपके इकोनॉमी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम लोगों ने कवर किया। और ये आपका 5 पार्ट्स में रहा था टोटल, ठीक है। और ये पार्ट 6 है। आज से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे 163 टोटल आपके पीवाईक्यूज है पिछले 10 सालों के, और इसके अलावा 337 हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करेंगे मेंस के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जिसमें से आपके पीवाईक्यूज रहेंगे पिछले 5 सालों के, और उसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इन केस अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के सेशन के साथ। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताती हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि आप प्री में वो जो 15-20 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं उनको आप कर सको अच्छे से, तो उन 15-20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिनिमम 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि मैं प्रीलिम्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगी। और ये जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, मैंने बहुत मेहनत से इसको प्रिपेयर किया है, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो भी आपके पिछले 1 सालों में टॉपिक्स करंट अफेयर में बने हुए थे ना, उन सभी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन केस अगर आपने करंट अफेयर फॉलो नहीं किया है तो इससे आपका वो भी कवर हो जाएगा इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ठीक है। तो बस यही था। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये तो इकोनॉमी के हम लोग कर रहे हैं, राइट। बट इकोनॉमी के अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उनके भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं एक बुक टैग कर दूंगी इस वीडियो में, आप इस बुक को देख लेना। इसमें ना पिछले 10 सालों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व, तो वो इजी रहेगा आपके लिए और काफी हेल्पफुल भी रहेगा। हमने जो भी 10 सालों के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपने देखा कि क्वेश्चंस आपके काफी रिपीट भी हुए थे, किस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ, कैसे क्वेश्चंस को करना है, ये सारी चीजें। तो पीवाईक्यूज इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चेक कर लेना इस बुक को। और बाकी जो भी ये नोट्स में यूज कर रही हूँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये पेड है, इनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट नहीं मिलेगा, जो भी हम लोगों ने इकोनॉमी की सीरीज में कवर किया है ना, इन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यही था। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद रेफरेंस टू मनी सप्लाई इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सबसे पहले तो अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया है, पढ़ लिया है, तो अब आपको ये आना चाहिए। मनी सप्लाई क्या होता है? M1। M1 क्या है हमारे पास? सबसे पहले है सीयू। सीयू का मतलब क्या है? जो भी करेंसी पब्लिक के पास है, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉइन के फॉर्म में हो, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका डिमांड डिपॉजिट। जो भी आप डिमांड डिपॉजिट मतलब जो भी मेरे बैंक अकाउंट, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, उसमें जो भी पैसे हैं वो भी आता है। और तीसरा अदर फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट, जो कि हमारा आरबीआई के पास है, तो ओ आरबीआई लिख देती हूँ इसको। तो अदर फॉर्म ऑफ डिपॉजिट जो भी आरबीआई के पास है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट है हमारे M1 के मनी सप्लाई के, ठीक है। नाउ रिजर्व मनी इंक्लूड्स डिपॉजिट ऑफ द सेंट्रल बैंक विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व मनी जो है ना, इसमें आपके एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, ये जो है आपका सीयू, एक तो ये आ जाता है। दूसरा आपका आता है बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, तो जो भी आपका आरबीआई के साथ डिपॉजिट है वो भी आ जाता है। तीसरा इसमें आता है गवर्नमेंट डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये 3 कंपोनेंट है रिजर्व मनी के, ठीक है। तो ये आपका आता है, ये सही है एकदम। दूसरा क्या है? करेंसी विद द पब्लिक एक्सक्लूड, यानी कि जो करेंसी लोगों के पास है उसमें ये चीजें काउंट नहीं होती। एक्सक्लूड क्या क्या? कैश बैलेंसेस ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, यानी कि जो पैसा मेरे पास है ना, उसमें ये चीज जो है काउंट नहीं होता है। क्या काउंट नहीं होता है? तो जो भी मेरा कैश बैलेंस है जो आरबीआई के पास होता है ना, वो पब्लिक के पास नहीं माना जाता है, ठीक है। इसलिए ये आरबीआई के पास वाला कैश एक्सक्लूड किया जाता है आपका करेंसी विद द पब्लिक के साथ, ठीक है। तो सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। इसके बाद है थर्ड, नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट इंक्रीजेस हाई पावर्ड मनी। तो जब आपका आरबीआई ना गवर्नमेंट को लोन देता है, तो आरबीआई न्यू मनी क्रिएट करता है, वो मनी इकोनॉमी में आता है। इससे रिजर्व मनी या फिर आपका हाई पावर्ड मनी जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये भी एकदम सही है। तीसरा है आपका टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स
फॉर्म अ पार्ट ऑफ नैरो मनी। नैरो मनी क्या होता है? M1। तो M1 में क्या-क्या इंक्लूडेड होता है? जैसे मैंने आपको बताया, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो इसमें हमारा टाइम डिपॉजिट थोड़ी आता है। टाइम डिपॉजिट तो ब्रॉड मनी है, M3 का पार्ट है टाइम डिपॉजिट, ठीक है? M1 का पार्ट नहीं है। तो फोर्थ गलत हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है? इसके बाद आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है आपका? आपने सुना होगा इसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दो ऑपरेशंस होते थे। इन दोनों का काम क्या था? अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई को हमको कम करना है, तो हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करते थे मार्केट में पैसे डालने के लिए, यानी कि लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए, और पैसे एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है? तो पहला क्या है इसमें? रेपो ऑपरेशन। रेपो ऑपरेशन यानी कि जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाली जो चीजें होती है, वो रेपो ऑपरेशंस अंडर एलएएफ इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। एकदम ठीक है। रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में आरबीआई से बैंक पैसे ले रहा है, तो आरबीआई बैंक को पैसे दे रहा है, यानी कि मार्केट में पैसा डाल रहा है, बैंकिंग सिस्टम में पैसा डाल रहा है, ठीक है? तो वो इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी, तो ये एकदम ठीक है। दूसरा क्या है? रिवर्स रेपो रेट एक्ट एज द फ्लोर ऑफ द पॉलिसी रेट कॉरिडोर। अब इसको सुनो ध्यान से। होता क्या है ना, जब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है ना, इससे कम ना हो, जैसे 3% इंटरेस्ट रेट है, अब इससे कम इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए, तो आरबीआई एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देता है, 3% है, इससे कम नहीं जाएगा। तो वो आपका रिवर्स रेपो रेट की तरह, रिवर्स रेपो रेट को मद्देनजर रख के काम करता है, कि वो रिवर्स रेपो रेट एक तरीके से फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस का मतलब क्या है? कि उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये एकदम ठीक है। तीसरा क्या है? एलएएफ इज कंडक्टेड ओनली थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये जो आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, ये दोनों ही ऑपरेशंस आपके सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि जो आपके जी सैक बॉन्ड होते हैं, उन्हीं को ट्रांजेक्ट करके किया जाता है, यानी कि उन्हीं को आप एज अ कोलेटरल रख सकते हो और तब लोन ले सकते हो, तो ये गलत है। बल्कि अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज भी, उनका भी वेलकम है, उनको भी आप एज अ कोलेटरल रख सकते हो और लोन ले सकते हो, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। एसडीएफ क्या होता है? तो देखो, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान से समझो। एक है रिवर्स रेपो रेट और एक है आपका एसडीएफ। एसडीएफ ना 2022 में आरबीआई ने अनाउंस किया था। अब ये इस टाइम न्यूज में बना हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, तो होता क्या है ना, रिवर्स रेपो रेट पहले समझते हैं। रिवर्स रेपो रेट में ये बैंक है हमारा, एक सेकेंड, ये बैंक है हमारा। बैंक जाता है, आरबीआई बोलता है बैंक को कि मुझे ना आप क्या करो, पैसे दे दो, और जो भी आपके पास है उधार पे, और मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो बैंक बोलता है ठीक है, लेकिन हम कैसे मान लें कि आप पैसे दे दोगे? तो आरबीआई यहाँ पे एक बॉन्ड है जो इशू करता है बैंक को, और उस बॉन्ड के बदले बैंक आरबीआई को पैसे देता है। अब उस बॉन्ड का टर्म पीरियड आपका 12 महीने का है, 36 महीने का है, 40 महीने का है, जितना का भी है, उतने महीने बाद आरबीआई बैंक को पैसे रिटर्न कर देता है, और वो कोलेटरल जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड रख लेता है। ये होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? इसमें आरबीआई ने पैसे उधार लिए हैं बैंक से, लेकिन एक कोलेटरल दिया है, एक बॉन्ड दिया है, ठीक है? तो वो रिवर्स रेपो रेट है। अब एसडीएफ क्या है? जैसे कि बैंक के पास अब एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है? तो बैंक को आरबीआई ये कहता है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, वो आप मार्केट में मत इन्वेस्ट करो, वो आप मुझे दे दो, मेरे पास रखो, मैं आपको उन पैसों पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो इन दोनों ही मेथड से जो भी बैंक के पास पैसे हैं, जो भी मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, वो आरबीआई अपनी तरफ ले रहा है, यानी कि पैसे, मनी सप्लाई अपनी तरफ बुला रहा है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है? लेकिन इसमें कोई कोलेटरल नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं बैंक के पास, बैंक आरबीआई के पास रखती है, और आरबीआई उसको इंटरेस्ट देता है बैंक को, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बैंक जो है, मतलब आरबीआई से कोलेटरल की तरह आपका बॉन्ड रखवाती है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका एसडीएफ के बीच में और आरआरआर के बीच में, यानी कि रिवर्स रेपो रेट के बीच में। अब ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, एसडीएफ है, उसने रिवर्स रेपो रेट को लोअर बाउंड ऑफ द कॉरिडोर इस चीज से रिप्लेस कर दिया। लोअर बाउंड ऑफ द कॉरिडोर का मतलब क्या है? जैसे कभी कभी सिचुएशन ऐसे आती है ना, कि इंटरेस्ट रेट किसी एक पर्टिकुलर उससे कम नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जैसे अगर मार्केट में रेट बहुत ही गिर गया है, तो आप अब नहीं चाहते कि आप और गिरे पे और आपका इंटरेस्ट रेट गिरे, तो इस वजह से आरबीआई ना एक फिक्स इंटरेस्ट रेट तय कर देती है। वो जो लोअर बाउंड है ना, वो तय कर देती है। वो लोअर बाउंड आपका एसडीएफ का जो रेट होता है ना, जिस रेट पे बेसिकली आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट दे रही है, वो रेट आपका आरबीआई तय कर देती है। जैसे कि अगर एसडीएफ में 2% दे रही है आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट पैसों पे, तो यही आरबीआई बता सकती है, यही 2% है हर एक बैंक के लिए जो भी आगे अपने कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं। तो वो एक तरीके से लोअर बाउंड ऑफ द कॉरिडोर कहलाता है, यानी कि इससे कम आप नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। ये 2022 में हुआ था। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आ जाओ
With reference to inflation measurement in India, consider the following. ठीक है, CPI inflation is measured based on retail prices and reflect cost of living. ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है आपका। CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो आम आदमी जो भी हम खरीदते हैं, जो भी हमारा खर्चा है, जो रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस मतलब कि जो मैं दुकानदार को दे रही हूँ, ठीक है, उस प्राइस पे ये मेजर किया जाता है और इसीलिए ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग को शो करता है। ठीक है, तो ये एकदम ठीक है। दूसरा क्या है? WPI एक्सक्लूड सर्विसेज एंड देयरफॉर डज नॉट फुल्ली कैप्चर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। ये भी ठीक है। आपको पता है WPI सिर्फ और सिर्फ गुड्स को मेजर करता है, सर्विसेज को मेजर ये नहीं करता है, इसलिए WPI आपका कंप्लीट इन्फ्लेशन जो है वो नहीं दिखाता है, तो ये भी ठीक है। तीसरा है आपका कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। तो जो आपका कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस है ना, उनको हटाकर जो आप इन्फ्लेशन दिखा रहे हो वो कोर इन्फ्लेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इंक्लूड, इंक्लूड ना करके अगर एक्सक्लूड होता ना तो ये सही होता, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो थर्ड हटा दो, तो हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, बट फोर्थ भी देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर कैन फॉल इवन व्हेन सीपीआई इन्फ्लेशन राइजेस। ये भी एकदम ठीक है। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझो। देखो आप सीपीआई क्या है? सीपीआई जो हमारे कंज्यूमर गुड्स वो प्लस जो रिटेल प्राइसेस है वो। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर इकोनॉमी में जितनी भी चीजें बनती है ना, उन सभी चीजों को काउंट करता है। एक्सपोर्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं गुड्स में वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो हो सकता है जो कंज्यूमर आइटम्स है ना वो आपके महंगे हो जाएं, पर ओवरऑल जो प्रोडक्शन प्राइसेस है ना वो गिर जाए, तो इस वजह से जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आपकी गिर रही है, लेकिन सीपीआई की वैल्यू आपकी बढ़ रही है। तो दोनों हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके जा रहे हैं, तो ये आपका बहुत हद तक पॉसिबल है। तो वन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है एंड फोर्थ भी ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा है, सैलरी, सब्सिडी, प्रोजेक्ट, जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट भर रही है उन सभी में, और गवर्नमेंट की इनकम जो टैक्स और जो नॉन टैक्स इनकम है वो सारा कम हो रहा है, तो बेसिकली हमारा एक्सपेंस ज्यादा है और हमारी इनकम कम है, तो ये सिचुएशन आपका कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, नाउ फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि फिस्कल डेफिसिट से ना गवर्नमेंट को कितना लोन लेने की जरूरत है ये चीज हमको पता लगती है। जैसे कि गवर्नमेंट अगर 2,000 रुपए कमा रही है और 3,000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगी टोटल एक्सपेंस को टोटल इनकम से, तो मेरा 1,000 रुपए आ जाएगा। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करने की जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो ये एकदम ठीक है। दूसरा है आपका कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूड बोरोइंग्स आर इंक्लूडेड इन इट्स कैलकुलेशन। देखो कैपिटल रिसीट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोन जो भी बोरोइंग्स मुझे लेनी है, और दूसरा होता है जो एसेट बेच कर जो पैसा आया, तो जो डिस इन्वेस्टमेंट है, रिकवरी हुई है लोन्स की, वो सारी चीजें। तो जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं ना, तो बोरोइंग्स को इनकम नहीं मानते हैं, बाकी कैपिटल रिसीट्स को इंक्लूड किया जाता है, तो बोरोइंग्स को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये एकदम ठीक है आपका। थर्ड है अ हायर फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशन। ये कह रहा है कि जितना ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है वो उतनी ज्यादा ही महंगाई आ रही है, तो ऐसा नहीं है, कभी कभी इन्फ्लेशन होता है, लेकिन कभी कभी रिसेशन हो जाता है, कभी कभी डिमांड बढ़ती है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये गलत है आपका, ऑलवेज नहीं होता है, मे लीड टू होता है यहाँ पे, तो एकदम ठीक होता है। ठीक है, तो ये गलत है आपका, थर्ड हटा दो। अच्छा हाँ, फोर्थ देखो, फिस्कल डेफिसिट कैन एग्जिस्ट इवन इफ रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो जीरो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है आपका डेली का जो खर्चा है ना वो इनकम से कवर हो जा रहा है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रोड ब्रिजेस वगैरह के लिए जो लोन है ना, हो सकता है वो लेने पड़ रहे हैं मुझे, इसलिए आपका रेवेन्यू डेफिसिट जीरो हो सकता है, पर फिर भी आपका फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से फोर्थ भी ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड भी ठीक है, थर्ड गलत है, तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू पब्लिक डेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। पब्लिक डेट का मतलब क्या है? जो भी आपका गवर्नमेंट ने जितना भी टोटल लोन लिया हुआ है ना वो, तो ये लोन आपका दो जगह से लिया जा सकता है, एक है डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर से, एक है आपका एक्सटर्नल जो कि आपका देश के बाहर से लिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है? इंटरनल डेट इंक्लूड मार्केट लोन्स एंड ट्रेजरी बिल्स। तो इंटरनल डेट में आपके जो भी मार्केट से लोन गवर्नमेंट उठा रही है, जो भी आपके ट्रेजरी बिल्स वगैरह है, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है उनसे जो लोन लिया जा रहा है वो इंक्लूडेड है, तो ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इंटायरली इन फॉरेन करेंसी। इंटायरली नहीं होता है, कुछ आपके एक्सटर्नल डेट इंडियन रुपीज में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत है आपका, फर्स्ट ठीक है। इसके बाद है पब्लिक डेट एक्सक्लूड लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी गलत है आपका, पब्लिक डेट में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है ना वो भी इंक्लूडेड होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही डेट इंक्लूडेड रहता है पब्लिक डेट में। ठीक है, तो ये गलत है।
फोर्थ है डेट सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ रेट एंड इंटरेस्ट रेट। ये एकदम ठीक है। डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप अपना कर्जा जो है वो चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका जीडीपी ग्रोथ अगर ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ अगर ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो आप डेट संभाल सकते हो इजीली, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा है जीडीपी ग्रोथ से, तो फिर आपका डेट जो है हैवी हो सकता है आपके ऊपर। इसी वजह से ग्रोथ और इंटरेस्ट का रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा ठीक है, बाकी सेकंड एंड थर्ड गलत है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद है विथ रेफरेंस टू बैंकिंग रेगुलेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। CRR is maintained by banks in the form of cash with RBI। CRR क्या होता है आपका? कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास अपना पैसा रखना होता है, तो आरबीआई को पैसा देना होता है। इस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये एक तरीके से आरबीआई का कमीशन है, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है। दूसरा क्या है? एसएलआर कैन बी मेंटेन्ड यूजिंग गोल्ड हेल्ड बाय बैंक। एकदम ठीक है। एसएलआर जो है 3 फॉर्म में आप रख सकते हो, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है आपका, और ये बैंक के पास ही होता है, ये आपको आरबीआई को नहीं देना पड़ता है, ठीक है। थर्ड है आरबीआई कैन प्रिस्क्राइब डिफरेंट सीआरआर फॉर डिफरेंट बैंक। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है ये? सीआरआर रेट जो है ना सेम होता है सभी बैंक्स के लिए, ठीक है। आरबीआई बैंक वाइज ऐसा नहीं कर सकता है कि आप एसबीआई हो तो आप 3% रखो, आप एचडीएफसी हो तो आप 4% रखो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत है। इसके बाद है एसएलआर इज गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये एकदम ठीक है। एसएलआर का जो लीगल बेसिस है वो यही एक्ट है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। अगर आप लोगों ने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो पाएंगे। देखो, जब मैं करंट अफेयर से क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी ना, तो कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं आपके जो करंट अफेयर में बने होते हैं, जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं जब क्वेश्चन प्रिपेयर करूँ ना, तो उन टॉपिक्स को भी मैं कवर कर लूँ, जिससे आपको कुछ भी रह ना जाए और प्री में आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन करके आ पाओ, ठीक है। तो क्या है ये? हाँ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि 1 साल के अंदर ना जितना भी देश से बाहर ट्रांज़ैक्शन हमारा हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, ठीक है? तो बेसिकली एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, मतलब बाकी की कंट्रीज़ के साथ जो जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है वो मेंटेन किया जाता है। तो इसमें आपके 2 मेन अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है? नाउ कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये एकदम ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आपका एफडीआई आता है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लोन बोरोइंग्स है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो इंक्लूड किया जाता है, तो ये ठीक है। दूसरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इम्प्लाइज नेट कैपिटल इनफ्लो आर मैंडेटरी। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब हम लोग ना इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा जो इनकम है ना वो कम है कंपेयर किया जाए अगर हमारे खर्चे से, तो हमारा खर्चा ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट से सिर्फ कैपिटल इनफ्लो ही होता है, वो मैंडेटरी है, गलत है। बल्कि करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, कई बार, मतलब बहुत बार करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने के लिए जो हमारे सेंट्रल बैंक है ना, वो अपने फॉरेन रिजर्व्स का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, गलत है ये। तीसरा है आपका इनविजिबल आइटम इंक्लूड सर्विसेज, रेमिटेंसेज एंड इनकम ट्रांसफर्स। ये सही है आपका। इनविजिबल यानी कि वो चीजें जो फिजिकल गुड्स नहीं है, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो गया, टूरिज्म सर्विसेज हो गई, रेमिटेंसेज हो गया और डिविडेंड्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग टर्म्स। ये सही है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली कंट्री को सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, ये सारी चीजें मैच करना, तो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, ठीक है। तो वही है, बैलेंसेस आपका अकाउंटिंग टर्म्स में जो लिखा जाता है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो फर्स्ट ठीक है हमारा, सेकंड गलत था, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, विथ रेफरेंस टू एक्सचेंज रेट रिजीम इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। एक्सचेंज रेट क्या होता है? जिस रेट पे आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हो ना, तो बेसिकली एक करेंसी के बदले दूसरे करेंसी की जो वैल्यू फिक्स होती है वो आपका एक्सचेंज रेट कहलाता है। अब इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से अभी। इंडिया कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है, जल्दी बताना, क्योंकि अब मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ। तो बेसिकली इंडिया जो है वो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम यूज करती है, जिसमें आपका मार्केट डिसाइड करता है क्या हमारी करेंसी की वैल्यू रहने वाली है। लेकिन जब कभी कभी हमारी करेंसी की वैल्यू काफी ज्यादा गिर जाती है, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है जो कि आरबीआई, वो कभी कभी बीच में इंटरवीन भी करता है, ताकि करेंसी ज्यादा ही डेप्रिशिएट ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है? आरबीआई इंटरवीन्स इन फॉरेक्स मार्केट्स ओनली ड्यूरिंग एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। ये एकदम ठीक है। आरबीआई क्या करता है आपका, जब बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट में, एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन हो रही है,
तभी आरबीआई उसमें इंटरवीन करता है, ठीक है? और कैसे करता है, क्या करता है आरबीआई, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। थर्ड क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ रूपी मेक्स इंपोर्ट चीपर एंड एक्सपोर्ट कॉस्टलियर। तो ये भी सही है आपका, अगर आपका रुपी स्ट्रांग होगा तो $1 में कम रुपीस चाहिए हमको, ठीक है? इंपोर्ट डॉलर में अगर चीजें लेंगे तो वो चीपर होगा, एक्सपोर्ट जो फॉरेन बायर्स होंगे उनको ज्यादा पैसे देने होंगे, तो एक्सपोर्ट आपका कॉस्टलियर होगा, ठीक है? तो इस वजह से ये एकदम ठीक है। फोर्थ क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन गिव्स रियल एक्सचेंज रेट। ये भी एकदम ठीक है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में अगर मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके भी जोड़ूंगी, वैल्यू निकालूंगी, तो मेरा रियल एक्सचेंज रेट आ जाएगा निकल के, एकदम ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 चारों ही स्टेटमेंट ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद है विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग। फाइनेंशियल मार्केट के दो कंपोनेंट कौन से हैं, एक है मनी मार्केट और दूसरा है आपका कैपिटल मार्केट। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, कॉल मनी मार्केट डील्स विद ओवरनाइट बोरोइंग एंड लेंडिंग, एकदम ठीक है। जो आपका कॉल मनी होता है ना, वो बेसिकली जब 1 दिन से लेके 14 दिन तक का जो लोन लिया जाता है ना, उसको कहा जाता है कॉल मनी, ठीक है? तो ये आपका ओवरनाइट बोरोइंग सिस्टम होता है, तो एकदम ठीक है। कमर्शियल पेपर आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। कमर्शियल पेपर आपके प्राइवेट कंपनीज इशू करते हैं शॉर्ट टर्म फंड के लिए, ठीक है? गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, तो ये गलत हो गया। ट्रेजरी बिल्स आर रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट, ये भी एकदम ठीक है आपका। ट्रेजरी बिल्स, जिसको हम लोग टी बिल्स भी कहते हैं, वो गवर्नमेंट इशू करते हैं, और जब इनका मेच्योरिटी पूरा हो जाता है तो उस पर आपको सर्टेन अमाउंट जो है वो मिल जाता है, ठीक है? तो ये ठीक है। फोर्थ है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एकदम ठीक है। जो आपके सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, तो बेसिकली उनको बेच सकते हैं हम लोग, और अपना जो पैसा है वो ले सकते हैं दूसरे इन्वेस्टर से, तो ये ठीक है। तो फर्स्ट ठीक है आपका, सेकंड गलत था, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, तो हमारा ए हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हम लोग कब मानते हैं हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है? जब जीडीपी ग्रो करे, हमारी जॉब्स वगैरह क्रिएट हो, अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट हो, तब हम मानते हैं कि इकोनॉमी का ओवरऑल जो है डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखो दो टर्म्स हैं, एक है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ जीडीपी का बढ़ना, ठीक है? तो बेसिकली इकोनॉमी में टोटल आउटपुट आपका इंक्रीज हुआ है, वो आपका कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये क्वांटिटेटिव मेजर है, ठीक है? दूसरा है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमी का ओवरऑल इंप्रूवमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सारी चीजें हो रही है, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी डेवलप हो रही है। तो इसमें आपका क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों ही मेजर्स देखे जाते हैं, ठीक है? अब स्टेटमेंट देखते हैं फटाफट से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन रियल जीडीपी, ये एकदम ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि रियल जीडीपी यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी वो ग्रो कर रही है, ठीक है? दूसरा क्या है, डेवलपमेंट नेसेसरीली इंप्लाइज रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, तो ये गलत है। डेवलपमेंट यानी कि इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है? लेकिन इनइक्वालिटी हमेशा कम नहीं होती है, कभी कभी हो सकता है बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, इस तरीके से चलता है। तो कंट्री डेवलप हो सकती है लेकिन इनइक्वालिटी हाई भी रह सकती है। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, कुछ लोग आपके बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो ये गलत है, नेसेसरीली नहीं होगा ये, ठीक है? इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, ये एकदम ठीक है। जो आपके एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका यूएनडीपी का मेजर है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इसके जो कंपोनेंट है वो है इनकम, पर कैपिटा, एजुकेशन और तीसरा आपका हेल्थ, ये तीनों चीजें, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? तो थर्ड एकदम सही है। इसके बाद है आपका पर कैपिटा इनकम अलोन इज सफिशिएंट टू मेजर डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम का मतलब है जीडीपी पर पर्सन, ठीक है? डेवलपमेंट यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी वगैरह सब कुछ देखा जाता है, ठीक है? तो इनकम जो है ना वो सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? तो ये आपका गलत है, तो आप फर्स्ट एंड थर्ड है जो सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th, विथ रेफरेंस टू सब्सिडीज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडी गवर्नमेंट जो पैसे देती है या किसी भी तरीके का जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो आपका सब्सिडी कहलाता है, ठीक है? ताकि आपके कुछ गुड्स या जो सर्विसेज हैं वो सस्ते हो जाएं और आम आदमी जो है उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है? तो सब्सिडी आपके दो तरीके के हैं, एक है आपका एक्सप्लिसिट सब्सिडी। एक्सप्लिसिट सब्सिडी का मतलब होता है डायरेक्ट ये चीजें ना बजट में मेंशन होती है, जैसे कि एलपीजी सब्सिडी हो गया, फूड सब्सिडी हो गया, तो ये आपका एक्सप्लिसिट सब्सिडी है जो बजट में लिखा हुआ है। दूसरा होता है आपका इम्प्लिसिट सब्सिडी। इम्प्लिसिट सब्सिडी यानी कि इनडायरेक्ट सब्सिडी, मार्केट में जो कंडीशन है ना उसके हिसाब से वो चीजें तय की जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ता कर दो, रेल की टिकट सस्ती कर दो, तो वो आपका इम्प्लिसिट सब्सिडी कहलाता है, ठीक है? तो पहला है आपका एक्सप्लिसिट सब्सिडीज आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनियन बजट, एकदम ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सप्लिसिट सब्सिडी को बजट में मेंशन किया जाता है, ठीक है? दूसरा है आपका इम्प्लिसिट सब्सिडीज अराइज ड्यू टू अंडर प्राइसिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज मार्केट रेट से सस्ती प्रोवाइड करती है
तो वो आपका कहलाता है इम्प्लिसिट सब्सिडी। तो ये एकदम ठीक है। तीसरा है आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी इज क्लासिफाइड एज नॉन मेरिट सब्सिडी। देखो, एक होता है आपका मेरिट सब्सिडी, एक है नॉन मेरिट। मेरिट सब्सिडी वो होता है जो ना उन गुड्स और सर्विसेज पे दिया जाता है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन लोग ना अपने आप उनको कम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मेरिट सब्सिडी। नाउ ये आपका कह रहा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी एक नॉन मेरिट सब्सिडी है, ये गलत है। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है ना वो एक मेरिट सब्सिडी है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए है, इस वजह से। फोर्थ है आपका सब्सिडीज ऑलवेज लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ मार्केट प्राइसेस, ये भी गलत है आपका। इसके अकॉर्डिंग कि जो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना, उस सब्सिडी से ना प्राइस जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, मार्केट पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये गलत है। देखो, कुछ हद तक जो आप ऐसे घर भी देखते होंगे जहां पे जो वो घर है ना वो चल ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट राशन कार्ड से उनको राशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते ना कि ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्यों फ्री में ये अनाज प्रोवाइड कर रही है, राइट। इसी तरीके से सब्सिडी जो है काफी हद तक लोगों के वेलफेयर के लिए किया जाता है और वो लोगों के लिए काम करती भी है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, तो उनके लिए सब्सिडीज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, राइट। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो आप अपनी इनकम से, अपनी वेल्थ से खुद ही देते हो, किसी और पे शिफ्ट नहीं करते हो, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली आपके प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी जो टैक्स का अमाउंट है वो भी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हाई इनकम वालों को हाई रेट देना है, लो इनकम वालों को लो रेट देना है, ठीक है। तो ये ठीक है। दूसरा है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ये भी ठीक है। तो जीएसटी एक आपका डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स इसलिए है क्योंकि जीएसटी वहीं से कलेक्ट किया जाता है जहां पे गुड्स और सर्विसेज जो है वो कंज्यूम होते हैं, ना कि जहां पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। तीसरा है आपका कस्टम ड्यूटीज आर सब्स्यूम्ड अंडर द जीएसटी फ्रेमवर्क, ये गलत है। कस्टम ड्यूटी यानी कि आपका जो इंपोर्ट टैक्स लगता है वो, तो वो जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आपका टैक्स बियोंसी इंडिकेट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्स बियोंसी क्या है, तो टैक्स बियोंसी आपको बताता है कि इकोनॉमी ग्रो होने पर गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है ना वो कितनी तेजी से बढ़ा। तो जितनी तेजी से आपकी इकोनॉमी बढ़ी है, क्या उतनी तेजी से ये बढ़ा है। तो ये आपका टैक्स बियोंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन जीडीपी। तो बेसिकली मतलब जितनी तेजी से आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, क्या उतनी ही तेजी से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ सपोज 10% है और टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ हमारा 15% है, तो कैसे निकलेगा। तो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ कितना बताया मैंने 15, जीडीपी कितना बताया मैंने 10, तो ये 1.5 आ जाएगा निकल के। तो यानी कि ये बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है, गुड बियोंसी है। और अगर दूसरा केस लें कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 10% है, रेवेन्यू ग्रोथ 8% है, तो वो आपका 0.8 आ जाएगा, ये लो बियोंसी है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि टैक्स लीक हो रहा है कहीं पे, कोई टैक्स अच्छे से भर नहीं रहा है ठीक से, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है कि टैक्स बियोंसी इंडिकेट करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका फॉर्मूला ही बताया है इसने बेसिकली। तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एंड फोर्थ सही हो गया, थर्ड गलत हो गया है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद है विथ रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीवाईक्यू में भी कवर किया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप लोग देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर ना आए समझ में तो बताना मुझे, ठीक है, लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग प्रोवाइड करना। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा बेसिक टाइप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखो जितने लोग चाहिए ना काम करने के लिए, उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं सेम काम को करने के लिए। जैसे कि अगर कोई काम है उसको करने के लिए 5 ही लोग चाहिए, लेकिन उस काम को 10 लोग कर रहे हैं, बट प्रोडक्टिविटी सेम है। जितनी प्रोडक्टिविटी 5 लोगों के काम करने से हो रही थी, उतनी प्रोडक्टिविटी 10 लोगों के काम करने से भी हो रही है। तो बाकी के 5 लोग यानी कि फालतू में लगे हुए हैं उस काम को करने में। तो ये आपका कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एकदम ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही आपका ज्यादातर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखा जाता है। दूसरा आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय इकोनॉमिक रिसेशन एंड डाउन टर्न्स। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये आपका ज्यादातर इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से या इकोनॉमिक स्लो हो गई है इस वजह से होता है। बेसिकली ना यहाँ पे डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने की वजह से जो लोग काम करने के लिए चाहिए थे वो अब नहीं चाहिए क्योंकि डिमांड कम हो गई है, इस वजह से लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एकदम ठीक है। थर्ड है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी इन नेचर एंड शॉर्ट लिव्ड, ये गलत है।
स्ट्रक्चरल जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, टेम्परेरी नहीं होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये बेसिकली इंडस्ट्री चेंज हो रही है और आपकी जो स्किल्स है अब रेलेवेंट नहीं है, इस वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है? तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड ओनली इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये भी गलत है। बल्कि कई डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आपकी क्वालिफाइड लोग हैं, जॉब की डिमांड है पर सप्लाई उतनी नहीं है, इस वजह से लोग जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 विद रेफरेंस टू नीति आयोग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका पर्पस क्या है? जो डेवलपमेंट प्लानिंग है वो करना। पॉलिसी थिंक टैंक है ये, ठीक है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी और ये आपका बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि स्टेट्स की जो प्रायोरिटीज है उनको फोकस देता है। प्लानिंग जो है रूट लेवल से यानी कि नीचे से शुरू किया जाता है एंड देन काम किया जाता है, ठीक है? दूसरी बात, नीति आयोग जो है ना किसी भी तरीके का फंड अलोकेट नहीं करता है, ये सिर्फ पॉलिसी और गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो अब देखते हैं। तो नीति आयोग फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच टू डेवलपमेंट प्लानिंग, एकदम ठीक है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि प्लानिंग और एनालिसिस जो है ना काफी नीचे के लेवल से शुरू होती है, ग्राउंड लेवल से, एकदम लोकल डेटा, गांवों से, एकदम बहुत छोटे छोटे एरिया से जो प्रॉब्लम्स है उनको लेके फिर स्टार्ट किया जाता है ग्रास रूट लेवल से एकदम, ठीक है? उसको कहते हैं हम लोग बॉटम अप अप्रोच, ठीक है? दूसरा है आपका नीति आयोग हैज द पावर टू एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट, ये गलत है। नीति आयोग फंड एलोकेट नहीं करती है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बनाने का, गाइडेंस देने का काम है नीति आयोग का, ठीक है? तो ये गलत है। थर्ड है आपका 5 ईयर प्लान्स वर मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी गलत है आपका। 5 ईयर प्लान्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी नहीं था, ये प्लानिंग कमीशन ने ट्रेडिशनली स्टार्ट कर दिया था कि ऐसे 5 साल का प्लान बनाते हैं देन उस पे काम करेंगे हम लोग, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है? तो हमारा सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, सिर्फ फर्स्ट अभी तक ठीक है। फोर्थ है प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, ये एकदम ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, सी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है आपका कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करके काम को करेंगे, ठीक है? ये वन ऑफ द मेन एम था नीति आयोग को स्टैब्लिश करने का, ठीक है? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16 विद रेफरेंस टू डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन कैसे होता है ये मैंने आपको बता रखा है काफी अच्छे से, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? जब रुपीज की वैल्यू हमारी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट गिर जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डीवैल्यूएशन क्या होता है? डीवैल्यूएशन जब गवर्नमेंट या फिर जो हमारी आरबीआई है वो जानबूझकर ये डिसीजन लेती है कि हमारी जो वैल्यू है ना करेंसी की उसको दूसरे करेंसी के उसमें कम करना है, जैसे कि अभी $1 आपका 90 है या 89 है, ऐसी कुछ है, तो वो आपका डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर गवर्नमेंट जानबूझ के डिसाइड करती है कि $1 91 होगा, 92 होगा, तो ये हाँ डीवैल्यूएशन हुआ है, समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखना। नाउ depreciation refers to a fall in the value of the rupee under a flexible exchange rate system। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत ये जो डेप्रिसिएशन है ये होता है, एकदम ठीक है ये। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल सिस्टम जो होगा ना उसमें नेचुरली रुपीज की वैल्यू गिर सकती है, तो ये ठीक है। दूसरा है आपका डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एक्शन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गलत है। हमेशा डेलिबरेट थोड़ी होता है, डेप्रिसिएशन तो किस वजह से होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड है, मार्केट में क्या कंडीशन है, कितनी डिमांड है हमारी करेंसी की, उसके हिसाब से होता है, ठीक है? तो इसमें आरबीआई का कोई लेना देना नहीं होता है। आरबीआई जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ना उसे रोक जरूर सकती है, इंटरवेंशन जरूर कर सकती है बीच में, लेकिन ये आरबीआई की वजह से नहीं होता है, ठीक है? तो ये गलत है। थर्ड है आपका डेप्रिसिएशन मेक्स इंपोर्ट कॉस्टलियर इन डोमेस्टिक करेंसी टर्म्स, तो ये आपका एकदम सही है, बिल्कुल सही है। $1 में आपका आपको अब ज्यादा रुपी देना पड़ेगा तो इंपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा, ये भी ठीक है। फोर्थ है आपका डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन आर सिनोनिम्स टर्म्स, ये गलत है आपका। डेप्रिसिएशन मार्केट ड्रिवन फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है? आपका मार्केट कंडीशन की वजह से है। डिवैल्यूएशन डेलिबरेटली होता है, ठीक है? तो ये सिनोनिमस नहीं है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो सेकंड एंड फोर्थ हमारा गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन भी आपका रुपी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही है, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो देखो। आपका जनवरी के टाइम से ही रुपीस की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा करंट में बना हुआ है, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी वजह से अभी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो वो रुपी डेप्रिसिएशन के ऊपर ही है, ठीक है?
तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेड। तो ट्रेड पे जो रूपी डेप्रिशिएट हुआ है ना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो देखो, जब हमारे रुपीस की वैल्यू गिर जाती है ना, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाते हैं और जो इम्पोर्ट्स हैं हमारे वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ रूपी डेप्रिसिएशन कैन इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस बाय मेकिंग एक्सपोर्ट्स चीपर, यानी कि जो हमारा रूपी का जो डेप्रिसिएशन है, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाते हैं, राइट? तो वो हमारा ट्रेड बैलेंस जो है, ट्रेड बैलेंस यानी कि लॉन्ग टर्म में हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो ये एकदम ठीक है। दूसरा है इंप्रूवमेंट इन ट्रेड बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द जे कर्व इफेक्ट। जे कर्व ना कुछ ऐसा आपका बना होता है इस तरीके से, जिसमें इधर आपका परफॉर्मेंस होता है और इधर आपका टाइम होता है, तो कुछ जे की शेप में होता है ये, तो इसको इसीलिए जे कर्व कहते हैं। अब जे कर्व ना हमको ये बताता है कि करेंसी डेप्रिसिएशन के बाद ट्रेड बैलेंस जो है ना पहले खराब होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये चीज जो है ना सुधर जाती है। ठीक है, तो जैसे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, तो उस टाइम में एक सेकंड इसको बनाने ही दो। उस टाइम में कुछ ऐसा जाएगा हमारा ये और फिर ये ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, एक्सपोर्ट सस्ते तो होंगे तो कुछ टाइम के लिए नुकसान तो होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने लग जाएंगे ना, तो वो तब हमें फायदा पहुंचाने लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा जे कर्व। तो यही चीज ये कह रहा है कि जो ये इंप्रूवमेंट है ट्रेड बैलेंस में रूपी डेप्रिसिएशन के बाद, ये चीज जे कर्व में, जे कर्व इफेक्ट में बेसिकली बता रखी है। तो हाँ, बता रखी है कि करेंसी डेप्रिसिएशन के बाद ट्रेड बैलेंस आपका पहले आपका खराब होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज़ जो है आपका सुधर जाती है और इसी वजह से ये जो है जे का शेप ले लेता है, इसी वजह से इसको जे कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सही है आपका। डेप्रिसिएशन ऑलवेज लीड्स टू इमीडिएट इंप्रूवमेंट इन करंट अकाउंट बैलेंस। तो ये गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि डेप्रिसिएशन से ना इमीडिएट इंप्रूवमेंट नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एकदम जे कर्व का ऑपोजिट है ये स्टेटमेंट, तो ये गलत है। इसके बाद है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब कि रुपी डेप्रिशिएट होने का फायदा या नुकसान जो है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स प्राइस चेंज पर कितना रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, प्राइस बढ़ने या घटने पर डिमांड आपकी कितनी बढ़ती है, वो आपका कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, इलास्टिक डिमांड यानी कि प्राइस थोड़ा चेंज होगा, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन्स के साथ होता है, कपड़ों के साथ होता है, टॉयज के साथ होता है। और एक होता है आपका इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है प्राइस बदल रहा है, डिमांड ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मेडिसिन वगैरह जो है वो। ठीक है, नाउ अब रुपी जब आपका डिप्रिशिएट होता है ना, तो उसके होने पर क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इम्पोर्ट महंगे हो जाते हैं। ठीक है, नाउ एक्सपोर्ट सस्ते हैं यानी कि फॉरेनर्स जो है ज्यादा चीजें खरीदेंगे, इम्पोर्ट्स महंगे यानी कि हम कम चीजें खरीदेंगे, तो ट्रेड बैलेंस आपका इंप्रूव होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपका प्राइस इलास्टिसिटी करती है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपका सही है, तो यानी कि 1, 2 एंड 4 सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रूपी डेप्रिसिएशन एंड इन्फ्लेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब रूपी डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो, जब रूपी आपका डेप्रिशिएट होता है तो इंपोर्ट आपके महंगे हो जाते हैं, तो जो डोमेस्टिक प्राइसेस है ना वो आपके इंक्रीज हो सकते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन आपका आ सकता है। ठीक है, रूपी डेप्रिसिएशन कैन कॉज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि आपका इंपोर्ट्स आपके महंगे हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है कि इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो आपका इंक्रीज हो सकता है, जिस वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं, तो ये ठीक है। दूसरा है फ्यूल प्राइसेस आर मेजर चैनल थ्रू विच डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। ये भी आपका सही है। इंडिया में ना जो क्रूड ऑयल है वो हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब रुपी अगर गिर रहा है तो फ्यूल महंगा हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपका सीपीआई पे भी पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे भी पड़ेगा, तो ये सही है आपका। थर्ड है डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस इन्फ्लेशन बाय मेकिंग डोमेस्टिक गुड्स चीपर। ये गलत है, ये तो जस्ट इसका उल्टा ही आप पढ़ रहे हो ना, तो ये गलत है। डेप्रिसिएशन से डोमेस्टिक गुड्स जो है वो चीपर नहीं होते, बल्कि एक्सपोर्ट्स आपके कंपेटिटिव होते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आपका रिड्यूस नहीं होता है, ये गलत है। इसके बाद है आपका पास थ्रू ऑफ डेप्रिसिएशन टू इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। पास थ्रू का मतलब क्या होता है? पास थ्रू का मतलब होता है कितना इफेक्ट आपका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो जब आपका रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहे हैं, इंपोर्ट्स आपके महंगे हो रहे हैं, तो क्या ये चीज इन्फ्लेशन तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच पा रही है, बिल्कुल। तो देखो, रुपी गिरने से सिर्फ आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। ठीक है, आरबीआई अलाउ करेगा ना तब आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो सिर्फ रुपीस के गिरने से नहीं बढ़ा है इन्फ्लेशन, बल्कि आरबीआई का भी उसमें रोल है इन्फ्लेशन को बढ़ाने या घटाने में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, तो आपका सी इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूपी डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल फ्लोज। ठीक है, तो रूपी डेप्रिसिएशन और कैपिटल फ्लोज के बीच में क्या है रिलेशन, ये देखते हैं। डेप्रिसिएशन कैन डिस्करेज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट
ड्यू टू करेंसी रिस्क। अब एक चीज देखो, पहले $1 की वैल्यू आपकी 80 रुपए थी, अब $1 की वैल्यू अगर आपकी 81 भी हो गई है, तो यहाँ पे जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको डर तो लगेगा ना कि उनको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, अब अभी काफी महंगा है तो अभी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन जो है वो डिस्करेज कर देता है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में, ठीक है। दूसरा है आपका डेप्रिसिएशन में इंक्रीज द एक्सटर्नल डेट बर्डन इन रूपी टर्म्स। ये भी ठीक है आपका, डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा हो गया है तो हमारा जो, जैसे मान लो पहले हमारा कर्जा है $5 का, ठीक है, अभी डॉलर की वैल्यू 80 रुपए चल रही है, तो 8 5 40, आपका कुछ 400 रुपए आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अब $5 का कर्जा है आपका, लेकिन डेप्रिसिएशन अगर आपका 81 भी हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 405 रुपीज हो जाएगा, तो ₹5 ज्यादा आपको भरना पड़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है कि आपका एक्सटर्नल डेट जो है ना वो आपका बढ़ गया है रुपीज के टर्म में, तो ये भी ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑलवेज लीड्स टू कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम द इकोनॉमी। कैपिटल फ्लाइट क्या होता है? कैपिटल फ्लाइट का मतलब होता है कि पैसे जो है ना वो कंट्री से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा डेप्रिसिएशन से नहीं होता है, ये कंडीशन के हिसाब से है, मार्केट किस तरीके की है, पॉलिसीज किस तरीके से है। डेप्रिसिएशन कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से पैसा बाहर जा सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। फिर है करेंसी डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स रिटर्न्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये एकदम ठीक है, करेंसी की वैल्यू अगर आपकी बढ़ रही है चाहे आपकी घट रही है, तो उसका इफेक्ट तो रिटर्न्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो 1 2 एंड 4 सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे 20th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ आरबीआई इन मैनेजिंग रूपी डेप्रिसिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब आरबीआई आपका रूपी डेप्रिसिएशन को किस तरीके से मैनेज करता है, तो आरबीआई के आपको पता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स है जिससे इनको मैनेज किया जाता है। सबसे पहले तो है आरबीआई कैन सेल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू सपोर्ट द रूपी, एकदम ठीक है। आरबीआई के पास जो डॉलर्स हैं उनको आरबीआई बेचता है, ये रिलेशन मैंने आपको समझाया है काफी बार, ताकि जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, तो पहला ठीक है। दूसरा क्या है, रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स कैन अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड स्टेबलाइज द रूपी, ये एकदम ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, हमारा काम है रूपी को एप्रिशिएट करना, थोड़ा सा पैसा डालना मार्केट में, समझ में आ गया। तो इस वजह से ये बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट रेट को हम लोग हाई कर देते हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करें, रूपी की डिमांड बढ़े और रूपी आपका स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है, तो ये ठीक है। तीसरा है आपका आरबीआई अलाउज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी टू प्रिवेंट डेप्रिसिएशन। ये गलत है आपका, इंडिया में मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, फिक्स्ड रेट सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है करेंसी की वैल्यू, लेकिन अगर वैल्यू ज्यादा गिर रही है तो आरबीआई भी उसमें इंटरवीन करता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स कैन हेल्प मैनेज एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी। करेंसी स्वैप है क्या, तो दो सेंट्रल बैंक एक अग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें एक कंट्री ना अपनी करेंसी देता है और दूसरी कंट्री अपनी करेंसी देता है, और फ्यूचर में हम लोग सेम रेट पे वापस उस करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, ये आपका कहलाता है करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये ठीक है आपका, तो 1 2 एंड 4 जो था वो सही था आपका, बाकी थर्ड वाला गलत था, ठीक है, तो आपका सी इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशिंग अब डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, बहुत हो गया, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन समझा दिया है मैंने आपको, मुझे बताना इसमें से क्या है सही है, और कमेंट सेक्शन में आंसर देना ताकि मुझे ये पता लगे कि एटलीस्ट आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और क्वेश्चंस कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन 22 विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारे देश के बाहर की जो और भी दुनिया है उनसे जो भी हमारा लेना देना है वो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में आता है, जैसे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, एक्सटर्नल डेट है, ये सारा कुछ आपका एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका कि जो भी हमारा बाकी की कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है ना, वो ऐसे हो कि करेंसी हमारी क्रैश ना हो और फॉरेन पेमेंट में ना प्रॉब्लम ना आए और फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा सेम रहे। तो वो चीज अब मुझे बताना है कि कैसे हमारा एक्सटर्नल सेक्टर जो है ना वो स्टेबल रहेगा। पहली चीज, persistent rupee depreciation can worsen current account deficit if imports are inelastic। ये एकदम सही है, तो अगर हमारा लगातार करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है लगातार, ठीक है, तो जो हमारे इनइलास्टिक मटेरियल्स है ना उनका हम इंपोर्ट अगर करते जाएंगे तो ये चीज और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगा, तो ये ठीक है। दूसरा है एडिक्वेट फॉरेक्स रिजर्व एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट एक्सेसिव डिप्रिसिएशन, ये भी ठीक है। तो मेरे पास अगर फॉरेक्स रिजर्व है तो अगर मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो आरबीआई उन रिजर्व्स को बेच देगा ताकि मेरी करेंसी और ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो, तो ये भी ठीक है। तीसरा है डेप्रिसिएशन इंप्रूव्स टर्म्स ऑफ ट्रेड अनकंडीशनली। देखो यहाँ एक वर्ड आप लोग देख लो, अनकंडीशनली, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर देता है, ये गलत है आपका, ठीक है। ट्रेड जो है वो आपका
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन कंडीशन को और ज़्यादा खराब भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इम्प्रूव करेगा अनकंडीशनली, ठीक है? तो ये गलत है। हाई डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू डेप्रिसिएशन, ये भी ठीक है। अगर मैं अपने मेरे देश की जो डिमांड है क्रूड ऑयल की, उसके लिए अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कंट्री या 2 कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हूँ इम्पोर्ट्स के लिए, खाली इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट हूँ मैं, तो कल की डेट में अगर उन कंट्रीज़ के साथ मेरा वॉर हो जाता है या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, थोड़ी-सी भी आनाकानी हो जाती है, तो फिर ये चीज़ भी है जो मेरी जो वैल्यू है रुपीज़ की वो डेप्रिशिएट कर सकती है। क्योंकि वो कंट्रीज़ और पैसा बढ़ा देंगे कि हम इतने में आपको बेचेंगे सामान, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे? तब हमारा रुपी वापस डेप्रिशिएट होने लग जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन भी लाएगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ाएगा हमारा, ठीक है? तो इस वजह से ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे। आई स्वेयर ये ना प्लान्ड नहीं था कि बस फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ही सही होगा। ये पता नहीं कैसे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ही सही हो रहा है हर बार, ठीक है? इसके बाद है क्वेश्चन 23, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रूपी डेप्रिसिएशन, ठीक है? रूपी डेप्रिसिएशन, अब ये क्वेश्चन मुझे आप लोग बताना कि रूपी डेप्रिसिएशन जो है इनमें से किन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है? इसके बाद अच्छा जब भी आंसर दोगे ना तो प्लीज़ वहाँ पे टाइम स्टैम्प मेंशन कर देना और टाइम स्टैम्प मत मेंशन करना, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना आप, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन चलते जाएँगे अब, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग मेंशन कर देना आंसर देने से पहले, ठीक है? तो मैं समझ जाऊँगी। तो क्वेश्चन 24 है आपका, with reference to nominal effective exchange rate and real effective exchange rate consider the following statement, ठीक है? तो जो आपका nominal effective exchange rate है नीर, ये है क्या? वेटेड एवरेज है। किसका वेटेड एवरेज है? जिन भी कंट्रीज के साथ हमारा डेली का है ट्रेड वेट, उनके साथ हमने हमारी करेंसी की जो वैल्यू है उसका एवरेज निकाल दिया है, तो वो हमारा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। दूसरा है आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, सेम नीर है पर नीर के साथ हमने इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दिया है, कैलकुलेट कर लिया है, तो वो रीर आ गया है निकल के, ठीक है? नाउ पहला क्या है? रीर एडजस्ट नीर फॉर रिलेटिव प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन इकोनॉमीज, ये एकदम ठीक है। ये ही आपकी रीर की एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि रीर जो है ना नीर के साथ आपका जो रिलेटिव प्राइस डिफरेंशियल्स है यानी कि जो आपका इन्फ्लेशन है उसको भी कंसीडर करता है, ठीक है? रिलेटिव प्राइस डिफरेंशियल मतलब डोमेस्टिक और फॉरेन इकोनॉमीज के बीच में, मतलब जो भी हमारा प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, जो भी इन्फ्लेशन आ रहा है उसको भी कंसीडर कर रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट ठीक है। Second, an increase in need always implies improved export competitiveness, ये गलत है। नीड सिर्फ नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, प्राइस डिफरेंशियल्स ये इग्नोर करता है। अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हाई है तो रियल कंपेटिटिवनेस आपकी कम हो सकती है, ठीक है? इसलिए ऑलवेज गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है, एन इंक्रीज इन रीड इंडिकेट दैट एक्सपोर्ट्स हैव बिकम रिलेटिवली कॉस्टलियर, ये सही है आपका। अगर रीड की वैल्यू हाई है तो इंडियन गुड्स जो है रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिवनेस आपकी कम है, ठीक है? तो थर्ड ठीक है, फर्स्ट ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, which of the following global factors can contribute to depreciation of the Indian rupee? अगेन इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ग्लोबली क्या ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से डेप्रिसिएशन होता है, ये हमने पीवाईक्यू में भी कवर किया है, ठीक है? इसके बाद है 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रीर एंड ट्रेड कंपेटिटिवनेस? इसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, रीर और ट्रेड कंपेटिटिवनेस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? देखो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछूंगी ना, तो क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और ये सब ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, रिपीट हो चुके हैं, तो इसका आंसर मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है, डाउट है, तो मुझे बताना, मैं पक्का उसको करा दूंगी, ठीक है? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27, विद रेफरेंस टू द रीसेंट लिबरलाइजेशन ऑफ फीमा रेगुलेशंस बाय द आरबीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फीमा क्या है आपका? फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है? अब इस एक्ट का मेन एम ये है, जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, जो भी हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं, डॉलर्स को रुपीज में, रुपीज को डॉलर्स में, या किसी और करेंसी में भी, उस पूरे फ्लो को ये एक्ट जो है वो मैनेज करता है, ठीक है? इंडिया से जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बाहर किसी कंट्री में, या इंडिया के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको स्मूथ बनाने का काम है इस एक्ट का, ठीक है? बेसिकली होता क्या है ना, करेंसी जब आप कन्वर्ट कराते हो उसके भी कुछ चार्जेस लगते हैं, वो करेंसी कन्वर्जन कैसे हो सकता है, ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, उस प्रोसीजर को हैंडल करने का काम है इसका, फीमा का, ठीक है? और रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, इस एक्ट को थोड़ा सा लिबरलाइज किया है, यानी कि थोड़ा सा ना हल्का किया, थोड़ा सा इजी किया है, ताकि जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वो चीजें थोड़ी और इजी हो सके, और जो हमारा इंडियन रुपीज है उसको थोड़ा हम लोग ग्लोबल बना सके। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो भी इंडियन रुपीज का इस्तेमाल आसानी से कर सके, इस वजह से इसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया है, ठीक है? इस लिबरलाइजेशन के ना 3 मेन एरियाज है, इन तीनों को आप याद रख लो, क्या पता इस बार प्री में आपसे क्वेश्चन बन जाए। सबसे पहला तो इंटरनेशनल जो भी ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसको ईजी बनाने का एम था।
दूसरा जो हमारा आईएनआर है, इंडियन रूपी, उसको ग्लोबल बनाना है, और तीसरा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए इंडिया के साथ ट्रांजैक्शन करना थोड़ा-सा सिंपल हो जाए, वो एम था इस लिबरलाइजेशन का, ठीक है? ये 3 कॉन्टेक्स्ट आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है? अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन ओपन रेप्रिट्रेबल आईएनआर अकाउंट्स इन ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक्स। अब इसके ना स्टेटमेंट को एक-एक वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रेफ्रिट्रेबल अकाउंट क्या होता है आपका? रेफ्रिट्रेबल अकाउंट का मतलब होता है कि आप ना इंडिया से जो भी पैसा आप कमा रहे हो ना, उसको बाहर, यानी कि अपने देश, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के आप ले जा सकते हो। यानी कि इंडिया से कमाया हुआ पैसा आप फॉरेन कंट्री भेज सकते हो, ठीक है? इसका एग्जाम्पल आप सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक लड़की है नेहा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? नेहा यूएसए में रहती है, वो आउटसाइड इंडिया रह रही है, आउटसाइड इंडिया की रेजिडेंट है वो। अब आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग ना उसने क्या किया, लंदन में जो एसबीआई का ब्रांच है ना, उसमें अकाउंट खोल लिया है, आईएनआर अकाउंट, यानी कि उसमें जो है रुपीस में पैसे रखे जाएंगे, ठीक है? अब मान लो उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। अब अगर अकाउंट उसका रेप्रिट्रेबल अकाउंट होगा ना, तो वो उन 10 लाख रुपीस का इस्तेमाल करके इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सकती है, और जब चाहे उन पैसों को डॉलर में कन्वर्ट कर सकती है, और डॉलर में कन्वर्ट करके यूएसए अपना जो उसका बैंक अकाउंट होगा वहां भी भेज सकती है, ठीक है? लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके पास रेप्रिट्रेबल आईएनआर अकाउंट होगा, ठीक है? यानी कि इस अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आरबीआई से आपको अलग से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए या करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, ये सब कुछ फ्रीली अलाउड है, ठीक है? अब नॉन रेप्रिट्रेबल अकाउंट अगर आपका होगा, तो उसमें क्या होगा, पैसा आप इंडिया के बाहर भेज ही नहीं सकते हो। जैसे कि आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, और इन्वेस्टमेंट के बाद अपना रिटर्न भेजना चाह रहे हो इंडिया से बाहर, तो वो नहीं भेज सकते हो। वो पैसा सिर्फ इंडिया में ही यूज़ हो सकता है, या कुछ लिमिटेड कंडीशंस में ही उन पैसों को आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आया? तो ये होता है आपका रेप्रिट्रेबल और नॉन रेप्रिट्रेबल अकाउंट में मेजर डिफरेंस। ये टर्म्स इस बार काफी ज्यादा न्यूज में बनी हुई थी, इस वजह से आपको याद रखना होगा इन टर्म्स को, ठीक है? रेप्रिट्रेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ऐसा अकाउंट जिसमें रखा हुआ पैसा फॉरेन कंट्री में फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है? ये टर्म्स ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी आपके आउटसाइड मतलब लोग रहते हैं, इंडिया के बाहर लोग रहते हैं ना, वो लोग अगर रेप्रिट्रेबल अकाउंट अगर खोल ले ओवरसीज ब्रांच में, ऑथराइज डीलर बैंक यानी कि वो बैंक जिनको आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हैंडल करने के लिए, जैसे कि एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसीज है, तो उनके ब्रांचेस में अगर आपने बाहर अकाउंट खोल रखा है ना, और आप नॉन रेजिडेंट हो, तो उनके ब्रांचेस में आरबीआई ने अलाउ कर रखा है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आप रेप्रिट्रेबल अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो, ठीक है? तो ये एकदम ठीक है। दूसरा क्या है, सच अकाउंट्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस विद पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया। ये गलत है आपका, बल्कि ये जो अकाउंट है ना, ये आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस दोनों के लिए अलाउड है, ठीक है? तीसरा क्या है आपका, बैलेंसेस इन दीज अकाउंट मे बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एकदम ठीक है, आप इनके बैलेंस का इस्तेमाल इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कर सकते हो, चाहे आप एफडीआई से करो, चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करो, या इनके अलावा भी कोई और अगर तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो एनकरेज होगा, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है जो कि सही है, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अकाउंट के कुछ टाइप्स दे रखे हैं, और ये इनका पर्पस दे रखा है कि इन अकाउंट को खुलवाने के पीछे का क्या पर्पस है। सबसे पहला है आपका एसएनआरआर अकाउंट। एसएनआरआर का फुल फॉर्म है आपका स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, ठीक है? ये ना आपके नॉन रेजिडेंट्स के लिए होता है जो इंडिया में नहीं रहते हैं, और इंडिया में मतलब जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, बिजनेस वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, उस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? तो उनके लिए ये जो रुपी का ट्रांजैक्शन है ना, ये होना चाहिए, काफी जरूरी है, क्योंकि वो बार बार इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से ये अकाउंट जो है आपका ओपन कराया जाता है, ठीक है? तो क्या है ये, फैसिलिटेटिंग बोनाफाइड रुपी ट्रांजैक्शन फॉर नॉन रेजिडेंट विद बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया। एकदम ठीक है, ठीक है? जिनका भी ऐसे इन्वेस्टमेंट का है, बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, तो उनको ये रुपी वाला अकाउंट चाहिए ना, उन लोगों के लिए होता है ये, ठीक है? इसके बाद है आपका स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। तो वॉस्ट्रो अकाउंट आपको पता है क्या होता है, जब किसी फॉरेन मतलब फॉरेन बैंक का इंडिया में अगर अकाउंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है? तो बेसिकली ये अकाउंट ना आपका जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था ना, उसके बाद आपका स्टार्ट किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, वो थोड़ी कम हो, और हम लोग रुपीस का इस्तेमाल करें इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करने के लिए, ठीक है?
तो सेटलमेंट ऑफ आईएनआर ट्रेड ट्रांजैक्शन विद फॉरेन काउंटर पार्टीज एकदम ठीक है, जिनके साथ भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी फॉरेन से जिनके साथ भी हमारा लेना देना है उनसे रुपीज में हो, इस वजह से ये अकाउंट खोला गया था। इस अकाउंट का पर्पस ये है, जैसे किसी फॉरेन का कोई बंदा है, जैसे कोई फॉरेन का बैंक है XYZ मान लो, उसकी उसका अकाउंट है इंडिया के बैंक में, ठीक है, तो वो कहलाता है वॉस्त्रो अकाउंट। तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग रुपीज का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तीसरा है आपका नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो इसका जस्ट उल्टा है, जब मेरा अकाउंट किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के बैंक में है, उसको कहते हैं हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, यानी कि मेरा अकाउंट वहां पर है। और वॉस्ट्रो इसका उल्टा, जब उनका हमारे पास है, ठीक है। नाउ ये कह रहा है होल्डिंग फॉरेन करेंसी बाय अ फॉरेन बैंक इन अ डोमेस्टिक बैंक। देखो ये आपका वॉस्ट्रो अकाउंट की डेफिनेशन है कि हमारे यहाँ यानी कि हमारे कंट्री में फॉरेन बैंक का अकाउंट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल है क्या, दूसरे फॉरेन बैंक में हमारा अकाउंट है, वो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है। तो थर्ड गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 29, विद रेफरेंस टू नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। नॉस्ट्रो अकाउंट यानी कि जब मेरे बैंक का यानी कि इंडियन बैंक का अकाउंट बाहर यानी कि विदेश के किसी बैंक के ब्रांच में है ओपन, तो वो अकाउंट मेरे लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है। लेकिन अगर मेरे यहाँ इंडिया में किसी और फॉरेन बैंक का अकाउंट है, तो फिर वो कहलाता है आपका वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो इस वजह से ये ध्यान रखना। अब इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है, क्या होगा। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रूपी इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। अब मैं आपको पहले ये टॉपिक समझा देती हूँ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी का, क्योंकि इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन अब इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे, ठीक है, जिनका आंसर आप लोग करोगे, इसलिए ध्यान से समझना। तो बेसिकली इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का मतलब होता है आपका रुपीस का इस्तेमाल ना इंडिया के बाहर भी हो। अब वो बाहर किन कामों के लिए हो, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हम रुपीस का इस्तेमाल करें, अगर हमें पेमेंट करना है किसी भी तरीके का तो वो इंडियन रुपी में करें, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है FDI FPI जो बाहर के देशों में होता है, वो भी आपका रुपीस में ही हो, ठीक है। तो बेसिकली RBI का ना लॉन्ग टर्म में विजन यही है कि जो डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी है ना, वो डिपेंडेंसी कम हो, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो स्ट्रांग हो, वो रिड्यूस ना हो, ठीक है, और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बने। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, ये कौन सा सीक्वेंस है जो सही से समझा रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या बताया मैंने, पहला आपको कहाँ पे लिखूं, एक सेकंड रुक जाओ, ऊपर स्पेस है यहीं लिख देते हैं। सबसे पहला तो है ट्रेड का सेटलमेंट। ये चीज ध्यान रखना कि जो भी मैं ट्रेड कर रही हूँ उसमें मैं किन का इस्तेमाल करूँ, रुपीस का इस्तेमाल करूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो पेमेंट है उसमें हो, बेसिक से लेके जो भी आपके लीस्ट रिस्की चीजें है ना उनमें भी मैं इंडियन रुपीस का ही इस्तेमाल करूं। तो बेसिकली यहाँ से आपका, अगर मैं ट्रेड कर पा रही हूँ ना अपने रुपीस से, तो यानी कि मेरा इंटरनेशनलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है ना वो मैंने अचीव कर लिया है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो भी मेरे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, जो भी सर्विसेज है, चाहे IT सर्विसेज है, चाहे टूरिज्म है, चाहे रेमिटेंसेज है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे डिविडेंड है, ये सब कुछ आपका किस में हो, रुपीस में हो, ठीक है। ये चीज है। तीसरा क्या है, तीसरा ये जो भी आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है, FDI पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लोन बॉन्ड्स, ये सब कुछ आपका किस में हो, रुपीस में हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्डर जो है ना वो इकोनॉमिकली सेफ है, थोड़ा रियलिस्टिक है, जो कि आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी को शो करता है। तो सबसे पहले हमें ट्रेड सेटलमेंट करना है, फिर हमें करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन देखना है, सबसे लास्ट हमको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड देन आपका ट्रेड सेटलमेंट, गलत। दूसरा आपका ट्रेड सेटलमेंट अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, तीसरा आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, एकदम सही है, और यही सीक्वेंस जो है वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रूपी। अब अगर इंटरनेशनलाइजेशन होगा इंडियन रूपी का तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो रूपी का यूज हम लोग इंडिया के बाहर कर पाएंगे, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह के लिए जो पेमेंट वगैरह है वो हम रुपीस में कर पाएंगे, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी। तो हमारा जो एक्सटर्नली कुछ भी चल रहा हो, चाहे वॉर की कंडीशन हो, चाहे एक्सटर्नल किसी भी तरीके का कोई भी शॉक हो, उससे हमारी इकोनॉमी प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि हम डॉलर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, और इंडिया हमारा फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है, 31 का।
तो क्वेश्चन 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर कंसीडर्ड की डिटर्मिनेंट्स फॉर अ करेंसी टू बिकम इंटरनेशनल। तो बेसिकली ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके मतलब जो हमारी इंटरनेशनलाइजेशन है ना करेंसी की, वो कब होता है, इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले आपका वाइड एक्सेप्टेंस एंड ग्लोबल ट्रेड, एकदम सही है। अगर ग्लोबल ट्रेड में हमारी करेंसी एक्सेप्ट होने लग जाएगी तो हमारा इंटरनेशनलाइजेशन का पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, जो हमारा ऊपर वाला था, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा ट्रेड सेटलमेंट का, ठीक है। तो ये ठीक है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। देखो, इंटरनेशनल करेंसी के लिए ना हाई या फिर नियर आपका फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी चाहिए, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी नहीं चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ना फुल्ली कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब आपकी करेंसी जो है ना फुल्ली कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो बेसिकली आपका अभी भी ना क्या है, जो हमारा करंट अकाउंट है ना वो फुल्ली कन्वर्टेबल है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो भी पार्शियल कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो इंडिया ने पूरा कंट्रोल अभी नहीं छोड़ा है, आरबीआई अभी भी आपका मॉनिटर करता है इस कन्वर्टेबिलिटी को। तो अगर ये फुल्ली कन्वर्टेबल होगा ना तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड जरा एलिमिनेट करो, आंसर मिल गया है हमको। लार्ज एंड स्टेबल इकोनॉमिक बेस सही है। डीप एंड लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट, ये भी ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इकोनॉमी लार्ज है, मतलब जीडीपी वाइज, ट्रेड वॉल्यूम वाइज स्टेबल है, यानी कि लो इन्फ्लेशन है, पॉलिसी स्टेबिलिटी है, तो वहां पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। और फोर्थ आपका डीप एंड लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट, तो जो आपका इंटरनेशनल करेंसी है ना, इंटरनेशनल करेंसी के लिए लार्ज बॉन्ड मार्केट, एक्टिव इक्विटी एंड डेट मार्केट और इजी एंट्री और एग्जिट मिल सके मार्केट में, वो चीज चाहिए होती है, ठीक है। तो ये भी एकदम ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रूपी, ठीक है। तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, रूपी को आप फॉरेन करेंसी में फ्रीली कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक है, या फॉरेन करेंसी को रूपी में बदल पा रहे हो इजीली, तो वो आपका कन्वर्टिबिलिटी कहलाता है। अभी कन्वर्टिबिलिटी आपका दो लेवल्स पे होता है, एक होता है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। करंट अकाउंट वाला कौन सा है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पेमेंट है, सर्विसेज, आईटी, टूरिज्म वगैरह, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेमिटेंसेस, ये आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट है। कैपिटल अकाउंट के एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन, बॉन्ड्स, एसेट वगैरह कोई परचेज कर रहे हो तो ये आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट है, ठीक है। नाउ अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका रुपी कन्वर्टिबिलिटी है ना, वो फुल कन्वर्टिबिलिटी है करंट अकाउंट में, बट पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है कैपिटल अकाउंट में। तो फर्स्ट तो ठीक है। दूसरा क्या है, पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लिमिट्स द रुपीज ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ये एकदम ठीक है। क्योंकि अब इंडिया का जो कैपिटल अकाउंट है वो फुल्ली ओपन नहीं है, काफी कंट्रोल्स है आपके एफडीआई में, डेट लिमिट्स वगैरह में, इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ना लिमिटेड होता है, पूरा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो अगर हमें रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना है तो हमें ये चीज करना पड़ेगा, जो आपका कैपिटल अकाउंट है ना उसको भी फुल्ली कन्वर्टेबल बनाना पड़ेगा। तो सेकंड गलत हो गया आपका, सेकंड सेकंड सेकंड, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। थर्ड देखते हैं, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर प्री कंडीशन फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन आईएनआर, ये गलत है आपका। जो आपका ट्रेड सेटलमेंट होता है आईएनआर में, वो करंट अकाउंट एक्टिविटी है, ठीक है। इसके लिए आपको फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है आपका। ये आपका कह रहा है कि फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होना चाहिए, नेसेसरी है, बट ये नेसेसिटी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पोज सिस्टमैटिक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रूपी, यानी कि जब आपका इंडियन रूपी का अगर इंटरनेशनलाइजेशन हो गया है तो इनमें से क्या है जो आपका इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है, रिस्की है, मतलब इंटरनेशनलाइजेशन होने की वजह से। पहला है इंक्रीज वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट्स इन इनिशियल स्टेज, ये एकदम ठीक है। अगर आपका जो मतलब अगर ग्लोबली एक्सेप्टेड होने लग गया है आपका करेंसी, ठीक है, तो ग्लोबली उसका यूज बढ़ रहा है, तो फॉरेक्स मार्केट में जो इसका वॉल्यूम है ना, मतलब ट्रेड होने का, वो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब ज्यादा पैसे आपको चाहिए होंगे, स्पेक्यूलेशंस आपके इंक्रीज होते हैं। तो इनिशियल फेज में जो डिमांड और सप्लाई का फ्लक्चुएशन है ना, ये होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी आपकी ज्यादा होती है। ये ऑलमोस्ट हर करेंसी के साथ होता है, जब भी कोई भी करेंसी आपका इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है उसका, यानी कि अब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ज्यादा डिमांड चाहिए होगी उसकी, एटलीस्ट इनिशियल फेज में तो ऐसा होगा ही ना, अचानक से डिमांड आ जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो ये ठीक है आपका। दूसरा है अनरेस्ट्रिक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स एम्पलीफाइंग एक्सटर्नल शॉक्स, ये भी आपका ठीक है। अब आपने इंटरनेशनलाइजेशन किया है, यानी कि आपकी रुपीज अब ग्लोबली इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कैपिटल फ्लो होगा, आपका कंट्रोल थोड़ा वीक हो जाए, और अगर ग्लोबल क्राइसिस वगैरह कुछ ऐसा हो गया ना, तो आपका सडन हमें कैपिटल फ्लाइट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। इसके बाद है रिड्यूस्ड ऑटोनॉमी ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये गलत है आपका। देखो, इंटरनेशनलाइजेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी पे होता है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है, लिक्विडिटी है, उस चीज पे होता है। फिस्कल पॉलिसी तो हमारे टैक्सेशन से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, इन चीजों से जुड़ी हुई है, हमारे बजट से बेसिकली जुड़ा हुआ है, तो इसका असर जो है फिस्कल पॉलिसी पे नहीं पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद है आपका शैलो ग्लोबल लिक्विडिटी ऑफ आईएनआर नॉमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपका एकदम सही है। अगर आईएनआर बॉन्ड, आईएनआर डेरिवेटिव, आईएनआर डेट इंस्ट्रूमेंट्स ये आपके सफिशिएंटली डीप एंड लिक्विड ना हो तो प्राइस डिस्कवरी आपकी वीक हो जाएगी, वोलेटिलिटी और इनस्टेबिलिटी थोड़ी और आपकी बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक रिस्क क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपके फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है सही है, थर्ड गलत हो जाएगा। तो हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका which of the following statement regarding steps taken by RBI for internationalization of IRR is are correct। अब RBI ने क्या किया है, कौन कौन से स्टेप्स रिसेंटली लिए हैं। सबसे पहला है RBI has permitted INR denominated loans to person resident outside India। ये एकदम ठीक है कि RBI ने अलाउ कर दिया है कि जो पर्सन इंडिया के बाहर रहते हैं वो इंडियन रुपीज में लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा है आपका द स्पेक्ट्रा प्लेटफॉर्म एम्स टू स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ ईसीबीज एंड ट्रेड क्रेडिट्स। स्पेक्ट्रा का फुल फॉर्म क्या है आपका, सिंगल पोर्टल फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड ट्रेड क्रेडिट्स रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का एम है जो भी आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, ट्रेड क्रेडिट्स है, उनको रिपोर्ट करना, अप्रूव करना, मॉनिटर करना, सेंट्रलाइज करना और बेसिकली उनको डिजिटल बनाना। ठीक है, इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट होगा। फॉरेन बोरोइंग और जो भी ट्रेड वगैरह हो रहा है ना, उसका एक आपके पास रिकॉर्ड रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा और सबको पता रहेगा। ठीक है, फिर ये जो है आपका मतलब इस चीज से ना जो हमारे रुपीस का जो यूज है ना उसको इनडायरेक्ट बूस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है आपका। थर्ड है आपका आरबीआई हैज इनेबल्ड आईएनआर ट्रेड सेटलमेंट विद मल्टीपल कंट्रीज थ्रू आपका एसवीआरएएस। एसवीआरएएस क्या है आपका, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट सिस्टम, जो मैंने ये बताया था कि आप ये अकाउंट ओपन करो और इसके थ्रू इंडिया ने ना क्या किया है, मल्टीपल कंट्रीज के साथ ना ट्रेड सेटलमेंट भी कर लिया है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अभी रिसेंटली आपका रशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशियस इन सब के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना आप लोग। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स, इंक्लूजन ऑफ आईएनआर इन कंटिन्यूअस लिंक सेटलमेंट, inclusion of Indian government bonds in global bond indices, harmonization of KYC norms between RBI and SEBI, expansion of bilateral currency swap arrangement। ठीक है, which of the following are aimed at deepening offshore and onshore INR फाइनेंशियल मार्केट। ऑनशोर आईएनआर फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है आपका इंडिया के अंदर आरबीआई रेगुलेटेड आईएनआर जो बॉन्ड्स होते हैं, जी सैक जो होता है, डेरिवेटिव वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और ऑफशोर का मतलब है इंडिया के बाहर जो आईएनआर का यूज है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेजिंग वगैरह के लिए जो यूज होता है वो। ठीक है, तो अब ये आपका जो आईएनआर का जो इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है ना, उसका जो मेजर पिलर है ना वो आपका ऑनशोर प्लस ऑफशोर दोनों मार्केट्स को अगर आप डीप, लिक्विड और एफिशिएंट बना लेते हो तो आपका आईएनआर का इंटरनेशनलाइजेशन जो है हो सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो डायरेक्टली आपका इस चीज को इफेक्ट करते हैं, मार्केट की डेप्थ बढ़ाते हैं, लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, ये चीजें। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला इंक्लूजन ऑफ आईएनआर, ये आपका कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट में। ठीक है, कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट ना एक ग्लोबल सिस्टम है जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना उनका सेटलमेंट, उनका रिस्क, ये सारी चीजें रिड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर आईएनआर आपका सीएलएस में इंक्लूड होता है तो ग्लोबल बैंक्स आपका आईएनआर मतलब लेके जो भी आपका ट्रेड वगैरह है वो कर सकते हैं। जो आपका वॉल्यूम है इससे वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑनशोर और ऑफशोर जो आईएनआर का इस्तेमाल है वो चीज होने लगेगा, मार्केट और ज्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा आपका इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस, ये भी एकदम ठीक है। जब आपका हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, इंडियन जीसैक आपका बड़े बड़े मार्केट में, आपका बड़े बड़े ग्लोबल इंडाइसेस में शामिल हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा, बॉन्ड मार्केट ज्यादा लिक्विड होगा, ज्यादा डीप होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो एम है इंटरनेशनलाइजेशन का वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, बाहर से भी लोग इजीली इसको परचेज कर पाएंगे। इसके बाद है आपका हार्मोनाइजेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स बिटवीन आरबीआई एंड सेबी, ये भी एकदम ठीक है। आरबीआई और सेबी अगर अलग अलग केवाईसी नॉर्म्स रखेंगे ना तो ये जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होंगे ना उनके लिए एक फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है कि इसकी बात सुने या इसकी बात सुने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हार्मोनाइजेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि इजी एंट्री हमें रखना पड़ेगा, फास्टर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, बहुत कम रूल्स, मतलब आप रेगुलेशन रखो, रूल्स रखो, ट्रांसपेरेंट रखो और इजी रखो। ठीक है, तो ये एकदम ठीक है। इसके बाद आपका एक्सपेंशन ऑफ बायलेटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का मतलब होता है ये दो कंट्रीज के बीच में होता है, दो कंट्री के सेंट्रल बैंक के बीच में, जिसमें वो एक दूसरे की करेंसी जो है एक्सचेंज करते हैं, जो भी पहले से रेट उन्होंने डिसाइड कर रखा है उस रेट पे। ठीक है, तो वो आपका क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है। नाउ ये कह रहा है इसका अगर एक्सपेंशन हो जाए बायलेटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का, देखो इसका ना मार्केट से कोई लेना देना है नहीं, इसका इंटरनेशनलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने आज डिसाइड कर लिया है
कि हम लोग कल ना करेंसी स्वैप कर लेंगे, आप डॉलर्स और मैं आपको रुपीस दे दूंगी, दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये फोर्थ गलत है, 1, 2 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। विथ रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फीमा के बारे में ना मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, मैंने ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन भी किया है, हमने पीवाई क्यूज में भी एक दो बार इसको डिस्कस किया है, तो इसका आंसर मुझे आप लोग देना है, ठीक है। इसके बाद है द हिस्टोरिकल रेफरेंस टू द गल्फ रूपी हाइलाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। गल्फ रूपी जो है ना, ये जो था ना, ये आपका एक स्पेशल वर्जन था इंडियन रूपी का, ठीक है। ये आपका 1959 से 1966 के बीच तक चला था, पर्शियन गल्फ कंट्रीज में ये यूज होता था, ठीक है, जैसे कि कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, इनके कुछ पार्ट्स वगैरह में ये यूज होता था। ये रूपी ना इंडिया के डोमेस्टिक रूपी से अलग था, पर इंडियन रुपीस से पेग्ड था, मतलब इसकी वैल्यू जो थी ना वो इंडियन रुपी के साथ डिसाइडेड थी, और ये आरबीआई ही इशू किया करता था, ठीक है। नाउ अब इसका मेन पर्पस ये था उस टाइम में कि जो आपके गल्फ रीजन है ना, उसमें बहुत सारे इंडियन वर्कर्स रहते थे, ऑयल ट्रेड वगैरह एक्सपैंड हो रहा था, तो इस चीज के लिए इसको लाया गया था, ताकि रुपीस को इंडिया के बाहर भी हम लोग लीगल टेंडर के रूप में इसको अलाउ कर सके, यूज कर सके, ठीक है। तो इस वजह से इसको लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बन सकता है, ठीक है। नाउ क्या है ये, इंडियाज अर्ली अटेम्प्ट एट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी गलत, प्रायर यूज ऑफ द इंडियन रुपी एज लीगल टेंडर बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स, एकदम ठीक है, कि इंडिया के बाहर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है आपका। ये गल्फ रुपी ना इंडियन रुपी का ही एक फॉर्म था, ठीक है, जो इंडिया के बाहर ऑफिशियली सर्कुलेट होता था। नाउ इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई यूपीआई इंटरनेशनलाइजेशन इज रेलेवेंट टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपी। यूपीआई क्या है आपका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हम लोग डेली, मतलब आई डोंट थिंक समझाने की जरूरत है अब मुझे। नाउ यूपीआई इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है आपका कि यूपीआई का यूज इंडिया के बाहर भी आप लोग पेमेंट के लिए कर रहे हो, ठीक है। यूपीआई का मेन एम क्या था, जो भी रिटेल लेवल पे जो पेमेंट्स है स्मॉल वैल्यू में, हाई फ्रीक्वेंसी में, वो हम लोग कर सके, ठीक है। नाउ अगर क्रॉस बॉर्डर यूपीआई अलाउ होता है, तो हम लोग इंडियन रुपीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज होगी, ठीक है। तो क्या है, इट इंक्रीजेस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बढ़ा देगा? नहीं, यूपीआई पेमेंट में आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, कैपिटल फ्लो से डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा आपका, इट फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट इन लोकल करेंसी, एकदम ठीक है। तो जो भी हमारा, मतलब ये जो इंडिविजुअल और जो स्मॉल बिजनेसेस है ना, उनको इंडियन रुपीस में क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंडिया के बाहर भी पेमेंट अलाउ करता है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन कम होता है, और जो आईएनआर है उसका हम लोग डेली इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स करने के लिए भी, ठीक है। तो ये एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ से हम लोग करेंगे हमारी पार्ट 7 वाली वीडियो में, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर है ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैंने आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे ना, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना ऑनेस्टली, जो डाउट है वो भी, कुछ समझ नहीं आया है वो भी, जिनका सही होगा ना या तो मैं पिन कर दूंगी, और जिनका गलत होगा मैं उनको बता दूंगी। तो डोंट वरी, बस मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंगेज करना, और कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे। बाकी आपको अगर इकोनॉमी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के भी पीवाई क्यूज वगैरह करने हैं, तो मैंने बुक टैग कर दी है, इसको चेक कर लेना। और ये नोट्स पेड है, अगर आपको इनको परचेज करना है तो इनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसा लग रहा है सेशन बताना मुझे, क्वेश्चंस कैसे लगे बताना मुझे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।